Hello friends, welcome to Olivetni Wisdom. Drinking water quality in poultry farming. It is a part of poultry nutrition. दोस्तों, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी पोल्ट्री फार्मिंग में एक सबसे अहम मैनेजमेंट इश्यूज़ में से एक है और ये एफसीआर को भी इम्पैक्ट करता है और ओवरऑल बर्ड की हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है, उस पर असर डालता है। जो पानी की क्वालिटी होती है, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, उसकी बात कर रहे हैं। पीपल आर यूजिंग मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर सैनिटाइज़र। लोग अलग अलग तरीके के वाटर सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे, और उसके बाद भी उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं फार्म्स में, और वो प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होती हैं सैनिटाइज़र्स यूज़ करने के बाद भी। और ये बात भी है कि बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं जो वाटर क्वालिटी के अलावा जो बर्ड की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन वाटर क्वालिटी उनमें से एक सबसे उस काउंटिंग में सबसे पहला इशू आता है जब हम कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ब्रॉड बेसिस पे जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है फार्म में, कोई प्रॉब्लम जब आती है, इशू जब आता है कोई, तो वाटर क्वालिटी को सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है। उसे देखा जाता है कि वो ठीक है या नहीं है। कोई भी डॉक्टर या इन्वेस्टिगेटर या कोई एक्सपर्ट जब चेक करता है फार्म्स की प्रॉब्लम को, तो वो वाटर क्वालिटी के बारे में सबसे पहला सवाल करता है। तो वाटर क्वालिटी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला तो ये होता है कि उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस या जो कुछ भी हैं वो उसकी स्थिति क्या है, वो कितने हैं। और दूसरे इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी केमिकल क्वालिटी कैसी है। बिना किसी एक्सेप्शन के जितने भी वाटर सैनिटाइज़र्स होते हैं वो पहली क्वालिटी पे वर्क करते हैं, मतलब वो बायोलॉजिकल क्वालिटी पे वर्क करते हैं। जितने भी सैनिटाइज़र्स होते हैं वो माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। और आप ये जान के आपको सरप्राइज़ भी होगा, आप कोई भी ऐसा मतलब वाटर सैनिटाइज़र नहीं है जो वाटर की केमिकल क्वालिटी को इम्प्रूव करता हो या उसे इम्पैक्ट करता हो या इन्फ्लुएंस करता हो। तो सारे के सारे जितने भी वाटर सैनिटाइज़र्स आते हैं वो माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, केमिकल क्वालिटी को उसकी इम्प्रूव नहीं करते हैं। तो केमिकल क्वालिटी क्या होती है, वो पार्टली रिलेटेड टू द टीडीएस, जो टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स होते हैं पानी के अंदर, उन्हें उससे उसके साथ कोरिलेशन होता है वाटर क्वालिटी का। लेकिन ये नहीं है कि वो उसी के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत सारे फार्मर्स ये सोचते हैं कि वाटर क्वालिटी अगर टीडीएस ठीक है और पीएच ठीक है पानी का, तो वो वाटर को ठीक समझते हैं। लेकिन वाटर सिर्फ टीडीएस और पीएच से नहीं नापा जाता, ये सिर्फ उसके एक पैरामीटर हैं, क्वालिटी पैरामीटर्स हैं टीडीएस और पीएच। लेकिन ये पूरी वाटर की पिक्चर कि उसकी क्वालिटी कैसी है, वो कितना अच्छा है या कितना ख़राब है, उसके बारे में ये ज़्यादा चीज़ें ये नहीं बता पाते हैं। तो पोल्ट्री प्रोडक्शन सिस्टम में या जितने भी जो मैनुअल होते हैं, इनमें ये कहा जाता है कमर्शियल पोल्ट्री के लिए कि वाटर अप टू 1000 TDS पोल्ट्री के लिए चल जाता है। और कुछ कंडीशन में अगर उसमें क्लोराइड कंटेंट वगैरह ज़्यादा नहीं है तो 3000 तक भी यूज़ कर लेते हैं। बस उसमें कोई ऐसा टेस्ट ना हो जो रिलेक्टेंट टेस्ट ना हो उसका, और उसके अंदर कोई ऐसी ऑफेंसिव स्मेल ना हो जिससे बर्ड उस पानी को ना ले। तो डिज़ोल्व सॉलिड्स जो रहते हैं उसके अंदर, टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स, वो कई तरीके के होते हैं। ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो इनकी वजह से, इन डिज़ोल्व सॉलिड्स की वजह से पानी का टेस्ट जो है वो चेंज होता है, अलग हो जाता है, और उसकी स्मेल भी वेरी करती है। तो वो रिलेक्टेंट नहीं होनी चाहिए पोल्ट्री के लिए। तो 1000 तक का TDS चल जाता है। बाकी की क्या पैरामीटर्स होते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो सीरियस केमिकल क्वालिटी इश्यूज़ जहाँ पर होते हैं, जहाँ TDS बहुत ज़्यादा है या और कोई कंपोनेंट जो वाटर के होते हैं उनका अगर वो ज़्यादा है, तो वहाँ पर RO को यूज़ किया जाता है। तो जैसे केमिकल क्वालिटी या माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी होती है, इसी तरीके से एक इसका फैक्टर होता है बायोफिल्म्स। बायोफिल्म्स क्या होती हैं, एक चिपचिपा, एक चिकनी सी जो लेयर बन जाती है वाटर पाइप के अंदर, या फिर जो ड्रिंकर वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी आपने देखी होगी, एक काई सी जम जाती है, उसे बायोफिल्म कहते हैं। ये क्या होता है, बैक्टीरिया और अलग अलग तरीके के जो बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं, उनका एक तरीके से घर होता है ये। तो ये वो अपने सर्वाइवल के लिए इसे बनाते हैं, इसके अंदर रहते हैं। कि अगर ये सूख भी जाती है फिर भी बैक्टीरिया उसके अंदर डोरमेंट पड़े रहते हैं, और जैसे ही फिर आप उसमें दोबारा पानी डालते हैं
तो वायरस और बैक्टीरिया फिर से पानी के अंदर आ जाते हैं और उसे कंटेमिनेट करते हैं। तो बायोफिल्म भी एक बड़ा इशू है वाटर मैनेजमेंट में, पोल्ट्री के अंदर, जो वाटर क्वालिटी को इफ़ेक्ट करता है। लेकिन ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि एक ओवरऑल इसमें बात बताई जा रही है तो उसके लिए मैंने बता दिया। तो बायोफिल्म भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, और ये आयरन और मैग्नीज जो ये मिनरल्स होते हैं पानी के अंदर, उससे इफ़ेक्ट होती है। जितना आयरन पानी के अंदर ज़्यादा होता है तो बायोफिल्म भी उतनी स्ट्रॉन्ग बनती है पानी के अंदर। तो नए जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं या जो नई फार्मिंग करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी अभी मतलब डिसाइड किया है पोल्ट्री फार्म के लिए, तो वो अपनी ज़मीन जहाँ पर उन्हें फार्म लगाना है तो इन नॉर्म्स को चेक करें। वाटर क्वालिटी वहाँ की कैसी है, वहाँ फार्म लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वाटर क्वालिटी ही आगे की फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी मतलब निर्धारित करती है। तो वाटर क्वालिटी के टेस्ट वहाँ पर करने चाहिए, और जो वैल्यूज़ मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा उसके हिसाब से आप उसे मिला लें। तो उसके साथ साथ ये भी होता है कि मान लीजिए अगर आप उस जगह के अलावा कहीं और फार्म नहीं बना सकते हैं तो आप वहाँ पर आरओ को भी कंसीडर कर सकते हैं कि आरओ अगर आपको लगाना पड़े बर्ड्स के लिए। तो फार्म को स्टार्ट करने से पहले इन वाटर क्वालिटी के नॉर्म्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ पर ऑलरेडी फार्म चल रहे हैं वहाँ पर भी हर 6 महीने में वाटर टेस्ट होना चाहिए, जो रनिंग फार्म्स हैं उनमें। और अगर आप कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, जो कि ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व होने में नहीं आ रही है, बार बार डिजीज़ का आउटब्रेक होता है, इकोलाई की प्रॉब्लम आती है या वायरल आउटब्रेक्स होते हैं, तो उस वाली कंडीशन में भी, उस प्रॉब्लम में भी आपको वाटर क्वालिटी के चेक के लिए जाना चाहिए, कि आपको पानी अपना चेक कराना चाहिए। ओवरऑल उसकी क्वालिटी, ओवरऑल पैरामीटर्स जो बताए जाते हैं, जो मैं इसमें भी बताऊंगा लास्ट में। तो नॉर्मल वाटर कंजम्पशन जो होता है बर्ड का, वो लगभग 2 टाइम्स होता है कंजम्पशन ऑफ द फीड। अगर फीड 100 ग्राम खाया जा रहा है तो लगभग 200 ml पानी पिया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की जो कंडीशन होती है उसमें। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो वाटर का जो कंजम्पशन होता है वो भी बढ़ने लगता है। और 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर तो जो वाटर इनटेक है वो लगभग 4 टाइम्स हो जाता है। मतलब अगर 25 डिग्री से 30 डिग्री पानी का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हो जाता है तो वाटर इनटेक लगभग 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा फीड का। तो इसका मतलब 800 ml पानी पिएगा। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि अगर पानी का टेस्ट अच्छा नहीं है या स्मेल अच्छी नहीं है, और वो किस वजह से होता है, वो होता है केमिकल कंटेमिनेशंस की वजह से। टेस्ट और स्मेल जो उसके डिफ़र करते हैं या जो बुरे हो जाते हैं, वो केमिकल कंटेमिनेशन की वजह से होते हैं। तो वो प्रोडक्शन के लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि वाटर इनटेक घट जाता है। जितना करना चाहिए उतना बर्ड पानी नहीं पी पाता, क्योंकि उसका टेस्ट और स्मेल अच्छा नहीं होता है पानी का। तो इससे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, एफसीआर ऊपर चला जाता है। लोगों को लगता है कि फ़ीड ख़राब है, फ़ीड कम उठाता है। जब पानी कम पिएगा तो वो फ़ीड भी कम उठाएगा। और दूसरी तरफ क्या होता है कि अगर ज़्यादा पानी ये वाला पी लिया जाए जिसके अंदर कंटेमिनेशन होता है केमिकल्स का, तो वो टॉक्सिक मटेरियल उसकी बॉडी में जाता है, बर्ड की बॉडी में, और उससे एक्स्ट्रा प्रॉब्लम होती हैं, मतलब वो टॉक्सिसिटी वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो पैलेटेबिलिटी या ये कहें कि जो टेस्ट होता है पानी का, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो उसकी केमिकल क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर डिज़ोल्व आयरन कितना है, या कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट कितने हैं, अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या है, ऑर्गेनिक मैटर कितना है, हार्ड वाटर है, सॉफ्ट वाटर है। तो इन चीज़ों पे पानी का टेस्ट डिपेंड करता है। तो जब क्वालिटी डिटरमाइन करते हैं पानी की, तो इन टेस्ट और स्मेल के पैरामीटर्स को भी बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसके बाद जो नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स क्या होते हैं कि एक तरीके के केमिकल होते हैं, और इससे हमें ये पता चलता है कि जो पानी है उसके अंदर बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हुआ है। होता क्या है कि जो ग्राउंड वाटर होता है, जैसे बारिश हुई उसके बाद वो वाटर सीप करता है, मतलब ज़मीन के अंदर ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन जाता है वो। तो वो वाटर अपने साथ जो फील्ड होती है, जिस ज़मीन से वो अंदर जाता है पानी ज़मीन के अंदर, तो वहाँ पर जो केमिकल रहते हैं वो अपने साथ उन्हें भी फ़िल्टर करके अंदर ले जाता है।
तो जो फार्म्स होते हैं जो अपने मतलब फार्म के बाहर ही लिटर को डाल देते हैं और वहीं पे वो लिटर का ढेर लगा रहता है, तो ऐसी जगहों में जो नाइट्रेट का कंटेमिनेशन होता है, जो नाइट्रेट होता है पानी के अंदर, वो बहुत बहुत होता है वहाँ के ग्राउंड वाटर में। और वो नाइट्रेट मतलब प्रॉब्लम भी बहुत करते हैं, उससे टेस्ट तो मतलब घटता ही है, बर्ड की परफॉर्मेंस भी उससे घट जाती है। तो लिटर वगैरह या जो भी आपके वेस्ट डिस्पोज़ल होते हैं वो अपने फार्म के आसपास आपको उन्हें डिस्पोज़ नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर बारिश के मौसम में या बारिश के दौरान या उसी जगह का आप ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ख़ासकर जैसे लेयर फार्म्स वगैरह होते हैं ना, तो कई फार्म्स ऐसे हैं जहाँ पे पतली बीट की प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होती है, तो वहाँ पे भी नाइट्रेट पानी के अंदर उसे कंसीडर किया जाता है, उसे देखा जाता है कि कैसा है। तो ऐसी जगहों में भी आरओ की ज़रूरत मतलब कभी कभी पड़ जाती है। तो नाइट्रेट बेसिकली आपके ग्राउंड वाटर में ज़मीन से ही जाते हैं, तो पोल्ट्री को लिटर को आप अपने फार्म के आसपास या उस जगह पर ना डिस्पोज़ करें जहाँ से आप ग्राउंड वाटर लेते हैं। इसी वजह से ग्राउंड वाटर की जो केमिकल क्वालिटी, बैक्टीरियल क्वालिटी है, वो हर 3-4 महीने में चेंज होती रहती है, जैसे जैसे पानी या ऊपर का जो पोल्यूशन होता है ज़मीन के ऊपर का, उस पर क्योंकि वो डिपेंड करती है। तो नाइट्रोजन बेसिकली जो ग्राउंड में मिलती है वो या तो नाइट्रेट की फॉर्म में होती है या नाइट्राइट की फॉर्म में होती है। ये जो स्लाइड है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझ में आ जाएगा। तो जो नाइट्रोजन होती है ग्राउंड के अंदर वो या तो नाइट्रेट की फॉर्म में होती है, नाइट्राइट की फॉर्म में होती है। और जो पानी का नाइट्रेट है वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है। अमोनिया पानी के अंदर या तो अनआयोनाइज रहती है, अनआयोनाइज अमोनिया का मतलब अमोनिया ही है, NH3। और अगर वो चार्ज हो जाती है तो उसे हम अमोनियम आयन कहते हैं। तो टिपिकली ये जो वैल्यू होती है इन दोनों फॉर्म की, उसे टोटल अमोनिया की मतलब फॉर्म में नापा जाता है। और इन दोनों का अमोनिया और अमोनियम आयन का जो रेशो होता है, जो इन दोनों का रेशो होता है, वो pH से अफेक्ट होता है। तो पूरी बात ये समझिए आप कि नाइट्रेट होता है पानी के अंदर और वो नाइट्रेट अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है जब वो पानी के अंदर आ जाता है नाइट्रेट। वो अमोनिया दो फॉर्म्स में रहती है, या तो अमोनिया की फॉर्म में रहेगी, अनायोनाइज अमोनिया की फॉर्म में रहेगी, या अमोनियम आयन की फॉर्म में रहेगी। वो अमोनिया की फॉर्म में है या अमोनियम आयन की फॉर्म में है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि पानी की pH कितनी है। ये एक पॉइंट हो गया। अब दूसरी चीज़ आती है, रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि अगर नाइट्रोजन का कंटेंट पानी के अंदर 3 मिलीग्राम पर लीटर भी अगर है तो वो ग्रोथ को सप्रेस कर देता है एट pH लेवल 6 या 6 से कम। अगर पानी की pH का लेवल 6 है या उससे कम है तो नाइट्रोजन आपके पानी के अंदर आपकी ग्रोथ के लिए, बर्ड की ग्रोथ के लिए, बर्ड की परफॉर्मेंस के लिए बहुत डेट्रीमेंटल हो जाता है, बहुत नुकसानदेह होता है। या फिर जो तो लोअर pH पे क्या होता है कि अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और अमोनिया की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है क्योंकि ये इपिथीलियम जो होती है बर्ड की, उसे डैमेज करता है। जो रेस्पिरेटरी इपिथीलियम होती है ना, उसके ऊपर सीलिया रहते हैं, या इसी तरीके से इंटेस्टाइन की जो इपिथीलियम रहती है उसके ऊपर भी कुछ अलग तरीके की इपिथीलियल सेल्स होती हैं। तो बेसिकली अमोनियम आयन जाके उन सेल्स को डैमेज करता है। अगर हवा में अमोनिया है तो वो भी सांस की नली में जाके अमोनियम आयन बन जाते हैं उसके, और वो अमोनियम आयन रेस्पिरेटरी इपिथीलियल को डैमेज करते हैं, उससे आपकी बर्ड को रेस्पिरेटरी डिजीज़ और वो सब प्रॉब्लम होने लगती हैं। अगर पानी में अमोनियम आयन जाता है तो वो इंटेस्टाइन की इपिथीलियम को डैमेज करता है, जिसकी वजह से ग्रोथ सप्रेस होती है, ग्रोथ रुक जाती है, FCR बढ़ जाता है और बर्ड परफॉर्म नहीं कर पाता ना, फिर वो कभी परफॉर्म ही नहीं कर पाता है आपके फार्म में। दूसरी चीज़ ये है कि नाइट्रेट अगर हैं तो वो नाइट्राइट में अगर रिड्यूस होता है आपकी बर्ड की गट में जाके, तो वो खून में जहर फैला देता है, जिसे मिथेमोग्लोबिनीमिया कहते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे कि अगर pH 7 है आपके पानी की तो अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन 100
और अमोनिया की कंसंट्रेशन 1। अगर pH 8 है तो अमोनियम आयन 10 और अमोनिया 1। अगर pH 9 है तो अमोनियम आयन 1 और अमोनिया की कंसंट्रेशन 1 रहती है, 1:1। तो अमोनिया ज़्यादा अगर पानी में है तो वो हार्मफुल नहीं होगा पानी, लेकिन अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो वो हार्मफुल रहेगा। तो एसिडिफायर जब आप यूज़ करते हैं ना, तो एसिडिफायर से आप क्या करते हैं, पीएच को डाउन करते हैं। अब जितनी पीएच आप डाउन करते चले जाएंगे और नाइट्रोजन का कंटेमिनेशन है आपके पानी में, तो वो ई. को तो कंट्रोल कर लेगा, लेकिन अमोनियम आयन ज़्यादा होने की वजह से वो आपके इंटेस्टाइन को, बर्ड की इंटेस्टाइन को डैमेज करेगा। और बर्ड की जब इंटेस्टाइन डैमेज होगी तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा न्यूट्रिएंट्स का, और उसकी ग्रोथ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो इस वजह से नाइट्रेट का कंसंट्रेशन पानी में चेक करना, लगातार चेक करना, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना, अपने फार्म के आगे लिटर ना फेंकना, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनके बारे में अगर आपको ना पता हो तो आप मतलब बिना बात के आप अपना काफ़ी नुकसान उससे कर लेंगे। तो अमोनियम आयन और अमोनिया का जो रेशो है वो इम्पॉर्टेंट है। पीट ग्राउंड्स क्या होते हैं, पीट ग्राउंड्स होते हैं जहाँ मतलब दलदल होता है, तो यहाँ पर आयरन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहती है, लगभग 4 to 20 mg/लीटर। तो अगर दलदल है आपके फार्म के आसपास तो आपके जो ग्राउंड वाटर होगा उसके अंदर आयरन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। आयरन की कंसंट्रेशन, आयरन भी काफ़ी हार्मफुल रहता है, ये और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी इसकी हाई रहती है। लेकिन जो CFU होती है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट या बैक्टीरियल काउंट, वो लो रहता है डिज़ोल्व ऑक्सीजन लो होने की वजह से। अगर फीकल कंटेमिनेशन है आपके यहाँ फार्म में तो वो ये शो करता है कि आयरन कंटेंट उसका लो होगा और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD नॉर्मल रहती है, लेकिन जो CFU रहता है, बैक्टीरिया, ई. कोलाई वगैरह, वो फीकल कंटेमिनेशन में ज़्यादा रहते हैं। अगर ई. कोलाई आपके पानी में आता है तो इसका मतलब फीकल कंटेमिनेशन है, मतलब जो गटर वगैरह है या सीवेज है वो ग्राउंड वाटर में उसका सीपेज ज़्यादा हो रहा है। मैग्नीशियम अपने आप में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है अगर ज़्यादा भी हो, लेकिन अगर सल्फ़ेट के साथ वो रहता है MgSO4 की फॉर्म में, तो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर वो जो उसकी बीट होती है वो पतली हो जाती है और लूज़ ड्रॉपिंग दिखने लगती है मैग्नीशियम सल्फ़ेट ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन एज सच कोई हार्मफुल नहीं रहता, ना परफॉर्मेंस पे उसका ज़्यादा असर पड़ता, लेकिन क्योंकि लीटर गीला होता है उससे अमोनिया बनेगी तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन हेल्दी एनिमल इस पानी को पी सकते हैं, मतलब हेल्दी बर्ड्स, और उनमें कोई ऐसी ख़ास प्रॉब्लम नहीं आती सिवाय इसके कि लीटर गीला रहता है। तो सर्दियों में ये प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि उसमें जब वेंटिलेशन कम हो जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है उसमें। अगर सल्फ़ेट ज़्यादा है पानी के अंदर, लगभग 250 mg/लीटर से ज़्यादा है, और डिज़ोल्व ऑक्सीजन भी पानी के अंदर कम है, तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो सल्फ़ेट को सल्फ़ाइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये सल्फ़ाइड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और ये स्केल की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। स्केल क्या होते हैं ना, कि जो मैंने बायोफिल्म बताया था, इसी तरीके से बायोफिल्म में तो क्या होता है, बैक्टीरिया अपने आप को एक उसमें कवर में या ढक लेते हैं। स्केल क्या होता है कि ये जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ना, ये आपके बर्तनों के ऊपर जाके चिपक जाते हैं और बर्तन खुरदुरे से सफ़ेद से हो जाते हैं, तो उसे स्केल फॉर्मेशन कहते हैं। तो स्केल फॉर्मेशन भी सल्फ़ेट की वजह से ज़्यादा हो जाता है और पानी वाटर सिस्टम में स्केल जमा हो जाते हैं। पाइप के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको वो पाइप का जो उसका रेडियस होता है, जो पाइप की पानी की जगह होती है, जो डायमीटर होता है, वो छोटा होता चला जाता है क्योंकि उसके अंदर स्केल फॉर्मेशन होता रहता है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। तो स्केल अगर बन रहे हैं तो इसका मतलब मैग्नीशियम पानी के अंदर ज़्यादा है, मैग्नीशियम सल्फ़ेट या, तो मैग्नीशियम सल्फ़ेट ये पानी में स्केल बनाने को प्रमोट करते हैं। फिर आता है कैल्शियम। कैल्शियम अगर ज़्यादा है पानी के अंदर तो वो अपने आप में कोई ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता पोल्ट्री के लिए, और पोल्ट्री को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर 600 ppm से ज़्यादा हो जाता है तो स्केल फॉर्मेशन बहुत बढ़ जाता है। स्केल फॉर्मेशन बेसिकली आपके इक्विपमेंट्स के लिए ख़तरनाक
ख़तरनाक होता है या ख़राब होता है। तो इक्विपमेंट में क्या होता है कि जब ये जमा होता रहता है तो उसके अंदर फ़्लो होने की जगह जो है, पानी की जगह कम होती है, जैसा अभी इस पिक्चर में दिखाया। तो जब पानी की जगह कम होगी तो रिज़ल्ट इन रेस्ट्रिक्टेड फ़्लो ऑफ वाटर, पानी कम पहुँचेगा आपके ड्रिंकर तक, है ना। तो वो पानी कम उठाएगा, अवेलेबिलिटी कम होगी पानी की, तो वो फिर इशू आते हैं। तो आपको जल्दी जल्दी अपने इक्विपमेंट बदलने पड़ते हैं। तो पानी की क्वालिटी कई तरीके से बर्ड की परफॉर्मेंस पे भी इफ़ेक्ट करती है, उसके एफसीआर ग्रोथ पे भी इफ़ेक्ट करती है, और आपके इक्विपमेंट्स को भी ख़राब करती है अगर ठीक नहीं है पानी की क्वालिटी। जल्दी जल्दी आपको इक्विपमेंट्स बदलने पड़ेंगे, पाइपिंग चेंज करनी पड़ेगी। और अगर मॉडरेट आयरन होता है, जैसे 2.5 to 10 मिलीग्राम पर लीटर तक, ये पानी की पाइपलाइंस में प्रेसिपिटेट हो जाता है, जम जाता है वहाँ जाकर, और बायोफिल्म बनाने में हेल्प करता है, जैसा मैंने पहले भी बताया। और अगर पानी में आयरन का कंटेंट ज़्यादा है, 10 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है, तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, मतलब कड़वा सा हो जाता है वो पानी का टेस्ट, और जिससे डायरिया भी होता है और बीट पतली आती है। फिर आता है मैग्नीज़। अगर मॉडरेट मैग्नीज़ है आपका 1 to 2 mg पर लीटर अगर है, तो वो पानी की पाइपलाइंस में प्रेसिपिटेट हो जाता है, वो भी स्केल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये मैग्नीज़ की जो प्रॉब्लम में है ना, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है स्टील के साथ, क्योंकि स्टील जो है वो जो लोहा होता है और मैग्नीज़ से मिल के बनता है। तो अगर लोहे की पाइपलाइन आपके यहाँ लगी हुई हैं, स्टील की पाइपलाइन लगी हुई हैं, तो उनमें मैग्नीज़ का कंटेंट रहता है, और अगर वो ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर ये प्रॉब्लम करने लगता है। लो मैग्नीज़ का अगर कंटेंट लो है, वो 0.5 to 1 mg पर लीटर तक है, तो जब डिसइंफेक्शन करते हैं ना पेरोक्साइड से, जैसे विरकॉन से या H2O2 से या ब्लीचिंग पाउडर से, तो वहाँ पर ये रैपिडली प्रेसिपिटेट हो जाता है मैग्नीज़, और ऑक्सीजन के साथ मिलके ब्लैक कलर का एक कंपाउंड बना लेता है, जिसे मैग्नीज़ ऑक्साइड कहते हैं। तो स्टील के या लोहे के पाइप्स में जो काला एक वो रहता है, एक कलर दिखता है उसके ऊपर, तो वो बेसिकली मैग्नीज़ ऑक्साइड होता है। इसी तरीके से फॉस्फेट्स हैं। फॉस्फेट्स अगर पानी में हैं आपके, तो वो सीवेज कंटेमिनेशन को डिनोट करते हैं, मतलब गटर का कंटेमिनेशन, गटर के पानी का कंटेमिनेशन ग्राउंड वाटर में है। सोडियम क्लोराइड अगर ज़्यादा है पानी के अंदर, तो वाटर कंजम्पशन बढ़ जाता है। वाटर कंजम्पशन बढ़ता है तो उससे क्या होता है, वेट लीटर की प्रॉब्लम आती है। अब हम देखेंगे कि ये जो टेस्ट हम पानी का क्या किस किस चीज़ के लिए टेस्ट कराएं, और उसे रीड कैसे करें, उसे इंटरप्रेट कैसे करें वाटर क्वालिटी टेस्ट के रिज़ल्ट्स के लिए। ये तो हमने देख लिया कि ये प्रॉब्लम होती क्या क्या है। अब हाउ टू रीड एंड इंटरप्रेट वाटर क्वालिटी टेस्ट रिज़ल्ट्स। 3 तरीके के टेस्ट होते हैं इसमें, एग्जामिनेशन होते हैं। एक तो कलर होता है, वो आंखों से देख के आपको खुद पता चल जाएगा। मतलब पहला होता है ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट। ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब देख के और उसे सूंघ के टेस्ट करके जो पता लगाते हैं वो होता है। तो कलर देखते हैं और विजिबिलिटी देखते हैं प्रेसिपिटेशन की, उसके अंदर टर्बिडिटी कैसी है, क्लीन है, क्लियर है, या धुंधला दिख रहा है, कलर कैसा है। उसके बाद उसका टेस्ट कैसा है, टेस्ट ठीक है या नहीं है, उसके अंदर से स्मेल कैसी आ रही है। तो ये सब पहले तरीके के टेस्ट में आते हैं, जिन्हें ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट कहते हैं। दूसरी तरीके के जो टेस्ट होते हैं ये कहलाते हैं केमिकल टेस्ट। इसमें आता है अमोनियम, नाइट्रेट, नाइट्राइट, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD, क्लोराइड, सल्फेट, सोडियम, हार्डनेस ऑफ वाटर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, pH एंड कंडक्टिविटी। ये सारे टेस्ट केमिकल टेस्ट होते हैं। फिर तीसरी तरीके के आते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट। इसमें ई कोलाई को देखा जाता है एट 22 डिग्री सेल्सियस की ई कोलाई की CFU कितनी है। अब ये देखते हैं कि ये वो कैसे करेंगे हम इंटरप्रेट। यहाँ पर ये टेबल दी गई है, इसमें pH दी है। pH ये पहली रेफरेंस वैल्यू है और ये दूसरी रेफरेंस वैल्यू है। इन दोनों को आपको चेक करना है। जब आप पानी की क्वालिटी चेक कराने के लिए भेजेंगे तो आपको अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है, उसमें नाइट्रेट, नाइट्राइट की, नाइट्रेट, क्लोराइड, सॉल्ट, और आयरन, मैग्नीज, सल्फेट, हार्डनेस, COD, ई कोलाई एंड टोटल CFU। ये आपको उसमें इस इंफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत पड़ती है, यही आपको चेक कराना चाहिए। तो अब देखते हैं इंटरप्रिटेशन जो हमें करनी है, हम कैसे देखेंगे कि पानी ठीक है या नहीं है। इसमें 3 चीज़ें हैं कि
पानी को बिल्कुल भी पीने के लिए या बर्ड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पानी को लेस यूजेबल एज ड्रिंकिंग वाटर, पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मतलब इतना नहीं जितना होना चाहिए। और तीसरा होता है यूजेबल एज ड्रिंकिंग वाटर। तो 3 इसकी मतलब रिज़ल्ट्स होते हैं पानी के जब हम वाटर का टेस्ट कराते हैं। तो पहला जो इसका पॉइंट है जिसमें हम पानी को बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे, उसमें क्या होता है कि अगर एक या एक से ज़्यादा पैरामीटर उनकी जो सेकंड रेफरेंस वैल्यू है वो यहाँ से इससे हाई हो। मान लो आपने पानी चेक कराया, सब कुछ ठीक है, लेकिन नाइट्रेट जो है ना उसकी कंसंट्रेशन 200 mg पर लीटर से ज़्यादा है, तो आपका वो पानी पूरी तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा। आप फार्म में उसे नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर करेंगे तो आपके यहाँ परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम आएगी, आपका बर्ड ठीक से परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया ये वाला कि अगर एक भी पैरामीटर सेकंड रेफरेंस वैल्यू में एक भी पैरामीटर अगर इससे ज़्यादा है जो यहाँ पर दिया हुआ है तो उस पानी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और एक से ज़्यादा है तो फिर तो रिजेक्ट हो गई। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर 3 या 3 से ज़्यादा पैरामीटर हाई हैं फर्स्ट रेफरेंस वैल्यू में, मान लीजिए आपने पानी को टेस्ट कराया, अब क्लोराइड, अमोनियम आयन, नाइट्राइट और आयरन ये 1 से ज़्यादा है, अमोनियम आयन, क्लोराइड 200 से ज़्यादा है और आयरन 0.5 से ज़्यादा है, तो अब आपका पानी ये रिजेक्ट हो जाएगा, इसे आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपके यहाँ प्रॉब्लम आएगी। और अगर आप चेक करवाते हैं ये मतलब ये इशू आता है तो आप अपना उसे पानी के सोर्स को या तो बदलिए, आप अपना मतलब जो आपने समरसेबल या जो भी पंप लगाया उसका उसकी गहराई बढ़वाइए या आरओ लगाइए या कुछ भी कीजिए, मतलब ये पानी आपके यहाँ यूज़ करने लायक नहीं रहेगा फिर। इसी तरीके से जो सेकंड आता है कि लेस यूजेबल, अगर पहला 1 to 3 पैरामीटर आर बिटवीन फर्स्ट, अगर 1 से 3 पैरामीटर जो हैं वो पहली और दूसरी रेफरेंस वैल्यू के बीच में है, मतलब मान लीजिए सल्फ़ेट है तो सल्फ़ेट अगर 100 और 250 के बीच में है तो ये पानी मतलब लेस यूजेबल होगा। 1 to 3 पैरामीटर आर बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड रेफरेंस वैल्यू। इसी तरीके से हार्डनेस 15 और 20 के बीच में है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो 50 और 100 के बीच में है। तो अगर जो कोई भी 3 फैक्टर अगर पहली और दूसरी रेफरेंस वैल्यू के बीच में होंगे तो उसे भी यूज़ मतलब वो भी अवॉइडेबल होगा, मतलब यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन अगर परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है तो फिर इसे कंसीडर किया जाएगा। और अगर कोई भी पैरामीटर पहली रेफरेंस वैल्यू से ज़्यादा नहीं है तो पानी बिल्कुल परफेक्ट काउंट होगा। मतलब ये जो रेफरेंस वैल्यू दी गई है यहाँ पर, ये वाली आपको देखनी है, अगर ये सब कुछ इसके अंदर आता है तो आपका पानी चाहे उसका TDS कितना भी हो तो वो परफेक्ट काउंट होगा आपका पानी और वो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। तो ये पानी के बारे में, उसका पूरा क्वालिटी के बारे में बताया आपको, और इसके बाद इसे आपको दोबारा 1-2 बार देखना पड़ेगा फिर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन पानी की क्वालिटी चेक ऐसे ही होती है, अदरवाइज़ कोई ये सिर्फ pH और TDS देखने से आपको कुछ नहीं पता चलने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोल्ट्री पैथोलॉजी और न्यूट्रिशन से रिलेटेड हम इस पे पोस्ट करते रहते हैं।